हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी। सीटेट सीरीज के सीडीपी के लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीन पियाजे की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी और लाइवगर्स्की की थ्योरी को करेंगे। आज की क्लास से आपके आगामी सीटेट एग्जाम में 7 से 8 नंबर पक्के होंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था जीन पियाजे के बारे में, तो जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दिया संज्ञानात्मक विकास का। उन्होंने कहा कि विकास जो है औसत प्रक्रिया है, विकास जो है स्टेजेस में होती है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, जो संज्ञानात्मक विकास है उनकी 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं। इन चार अवस्थाओं को इन चार अवस्थाओं को इन चार अवस्थाओं को हम 4 अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका उम्र होता है 0 से 2 वर्ष का। देन उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष। यदि बच्चा 2 से 7 वर्ष का है तो उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज देखने को मिलेगा। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जिसकी आयु होती है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक सक्रिय अवस्था, जिसका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के नाम से होता है, जिसकी आयु होती है 11 से 15 वर्ष। जैसे कल हमने क्लास में पढ़ा था कि जीन पियाजे ने बताया कि जो बच्चे का विकास होता है 14 से 15 वर्ष की आयु में संज्ञानात्मक विकास अधिकतम हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम देखते हैं। तो उसको उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एंड है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसमें जो हमको याद करना पड़ता है कि कौन सी अवस्था, और क्रम में याद करना पड़ता है। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक किया है, जो कि है इनिशियल लेटर ऑफ एवरी स्टेजेस, विच इज एस, पी, सी एंड एफ। एस, पी, सी एंड एफ। ठीक है, तो मोस्टली गर्ल्स जब बाहर निकलती हैं तो आपने देखा होगा कि धूप से बचने के लिए क्या लगाती हैं? सनस्क्रीन लगाती हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बनाया है सन प्रोटेक्टिंग क्रीम फिल्म। ठीक, हम ऐसा फिल्म लगा रहे हैं अपने बॉडी पे जिससे हमारा सन की जो रेस है उससे प्रोटेक्शन होता है। तो एस पी सी एफ, सन प्रोटेक्टिंग क्रीम फिल्म, या फॉइल आप कह दीजिए। ठीक है, तो इसकी हमारी 4 अवस्थाएं हैं। अब हम एक एक अवस्थाएं को समझेंगे। जो सबसे पहली अवस्था है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि होती है 0 से 2 वर्ष की आयु। ठीक है, तो आइए अब इसको हम समझते हैं। तो सेंसरी सेंसरी से आपको क्या समझते हैं कि हम यहाँ पे सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। हमारी 5 सेंसेस होती है। 5 सेंसेस जैसे हमारी आंखें, है ना, हमारे कान, हमारे नाक, हमारा टंग और हमारी त्वचा। तो ये 5 सेंसरी प्लस मोटर। आप ध्यान देंगे कि जब हम कह रहे हैं तो यहाँ पे सेंसरी की भी बात हो रही है और मोटर की भी बात हो रही है। तो हम सेंसेस का भी यूज करेंगे और मोटर स्किल्स का भी यूज करते हैं। तो 0 से 2 वर्ष में बच्चा जो भी ज्ञान को प्राप्त करता है वो अपने सेंसेस और मोटर स्किल्स के यूज से करता है। तो ये क्या होती है? गत्यात्मक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? गत्यात्मक, या इसको हम लोग और अन्य नाम देते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय मतलब सेंस, सेंस से जो हमको समझ आ रहा है उस अवस्था को कहते हैं हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, मतलब हमारे सेंसेस भी यूज हो रहे हैं, हमारे मसल्स भी हो रहे हैं, जो हमको नॉलेज। जैसे एक छोटा सा बच्चा है तो वो देखता है चीजों को, तो देख के अपने ज्ञान को अर्जित करता है, छू के ज्ञान को, अपने ज्ञान को अर्जित करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसका जो अवधि होती है वो होता है उनके जन्म से लेके 2 वर्ष की आयु तक। ठीक है, इस स्टेज का जो सबसे खास बात है, जिसको हम लोग कहते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड। मतलब जब तक कि कोई चीज मेरे को मेरे सामने रखी है तब तक वो चीज को मैं मानूंगा कि वो चीज है। यदि वो चीज मेरे सामने से हट गई तो वो मेरे दिमाग में नहीं रहेगी। पर सबसे मजे की बात है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ठीक है, वस्तु स्थायित्व है, तो इनिशियल फेज में, मतलब आप देखेंगे जब जैसे 0 से 8 मंथ का जब बच्चा होता है तब तक ये अपनी चीजों को नहीं ढूंढता।
मतलब इसके सामने जो चीजें हैं तब तक वो चीजों को देख रहा है, तब तक उसे दिमाग में है, यदि हट गई तो नहीं ढूंढता। पर जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 1 से 2 ईयर के बीच में, तब वो चीज अपनी सामने रखी हुई चीजों को फिर से ढूंढता है यदि उसके सामने नहीं है तो। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला जो केस है, मतलब वस्तु, हम जैसे कह रहे हैं कि आउट ऑफ साइट ऑफ आउट ऑफ माइंड, मतलब ये इस यही अवस्था है जब ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला केस उनके साथ चलता है। मतलब यहीं पे उस चीज का लैक भी हो रहा है और इसी चीज में उस चीज को वो अचीव भी कर पा रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है विलंबित अनुकरण, मतलब डिफर्ड इमिटेशंस। मतलब आप समझेंगे डिफर्ड इमिटेशन से मतलब यदि एक एक छोटा बच्चा अपनी माँ को लिपस्टिक लगाते देखता है, काजल लगाते देखता है, तो हो सकता है कि वो भी लिपस्टिक और काजल लगाने की कोशिश करे, पर आज नहीं, एक दिन बाद। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? डिफर्ड इमिटेशन। क्या कह सकते हैं? डिफर्ड इमिटेशन। और हो सकता है कि जहां काजल लगाना चाहिए वहां लिपस्टिक लगा दे, और जहां लिपस्टिक लगाना चाहिए वहां काजल, मतलब प्लेसेस चेंज हो सकते हैं। या हो सकता है कि मैंने उसके सामने कोई चीज रखा है वस्तु को, और उस वस्तु को मैं हटा रहा हूं, तो वो उस वस्तु को जो प्रतिक्रिया देना है, वो प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय ले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफर्ड इमिटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है? एक जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसके सामने कोई टॉय है, तो वो उस टॉय को आप थोड़ा दूर रख दीजिए, फिर बच्चा फिर धीरे धीरे क्रॉलिंग करते हुए जाएगा, फिर टॉय को उठाएगा, तो वो टॉय उसके लिए गोल है। ठीक है, तो उस टॉय को पिक करेगा, टॉय के पास जाएगा, या कोई उसका फेवरेट चीज है, आप उसे दूर कर दीजिए, वो देख लिया वहां पे, तो उसको क्रॉलिंग करते हुए चल के जिस भी अवस्था में है वो उस चीज को जाके ले लेता है। तो ये क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इस अवस्था में जो बच्चे की जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, वही उनके लिए क्या होते हैं? टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो भी है, जो भी चीज सीख पा रहे हैं, वो अपने सेंसेस से ही सीख पा रहे हैं। ठीक है, इस अवस्था में जो बच्चे हैं, बच्चों के हाथ व आंख से सोचता है, मतलब बच्चे ने जो चीज छुआ उस चीज को वो समझ पा रहा है, और आंख जिससे वो देख पा रहा है, तो यही चीज उनके सेंसेस का काम करते हैं। ठीक है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ को विकसित करते हैं। ठीक है, दुनिया की जो समझ है, मतलब दुनिया क्या है, दुनिया कैसे है, उसको अपने आंखों से और अपने हाथों से। ठीक है, आईज एंड हैंड, थिंकिंग विथ आईज एंड हैंड्स, ओके, एंड ईयर्स ऑल्सो। ठीक, तो ये आपकी पहली अवस्था थी। अब सेकेंड अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष। इसका अन्य नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब इस अवस्था में बच्चे में कोई लॉजिक नहीं होता, मतलब लॉजिक का कमी होता है, तर्क शक्ति में उनके कमी होता है। ठीक है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब इस उम्र में बच्चे ये नहीं समझ सकते कि पानी और बर्फ एक ही चीज है। मतलब वो पानी को अलग समझते हैं, बर्फ को अलग समझते हैं। वो ये नहीं जानते कि पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से पुनः पानी बन सकता है। तो वो रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट उनके में क्रिएट नहीं हो सकता, नहीं होता हुआ रहता है। तो पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी की ना समझ उनके में रहती है। फिर रहता है एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब आप देखे होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, 2-4 साल के बच्चे होते हैं, उनके पास छोटा छोटा टॉय होता है, तो टॉय को अब बहुत केयर करते हैं, वो उनका फीडिंग कराते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जब सोते हैं तो अपने साथ लेके चलते हैं, तो वो निर्जीव और सजीव चीज में कोई अंतर नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है जैसे सजीव को गिर जाने पे चोट लगता है, दर्द होता है, वैसे निर्जीव में भी होता है। तो वो निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाते, इसी को हम लोग कहते हैं एमिनिज्म। ओके, और उसके बाद इकोसेंट्रिज्म। इस अवस्था में बच्चे को लगता है जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही पूरी दुनिया है। ठीक है, इकोसेंट्रिज्म क्या है? मान लीजिए कि बच्चे ने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे पिज्जा खाना है। अब पापा पिज्जा लेके नहीं आए, हो सकता है पापा के पास पैसा ना हो सकता है पापा के पास टाइम ना हो, या कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो बच्चे को अपने पापा से या पापा कंडीशन से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है जैसा मैं सोच रहा हूं वही सही है। तो ये क्या हो गया? इकोसेंट्रिज्म हो गया। ठीक है, तो इस जो सेकंड अवस्था है, इसमें मोस्टली आप देखेंगे बच्चे में बहुत सारे फ्लॉज ही है। लाइक उनके में लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, मतलब तर्क शक्ति की कमी पाई जाती है, ऑब्वियस से पाया जाएगा, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। रिवर्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, एमिनिज्म है। ठीक है, बस उनके में एक चीज जो
अच्छा होता है वो ये होता है सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट क्रिएट हो जाता है, मतलब वो अल्फाबेट्स, लैंग्वेज, ये सब का ज्ञान उनको अब स्टार्ट हो जाता है, तो वो अब सिंबल्स से चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज का बस एकमात्र जो प्लस पॉइंट है वो है सिंबॉलिज्म। ठीक है, अब लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है इस स्टेज में, और एक और माइनस पॉइंट है, वो क्या होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक ये बीकर है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, यही ऐसे ही मेरे पास एक और जार हुआ, इसमें भी वाटर है, ठीक है। तो अब जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो मोस्टली बच्चे ये कहेंगे कि जो बीकर बी है इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, बट इन एक्चुअल में यही पानी को उसमें पलटा गया है। तो बच्चे बच्चे इस चीज में अंतर नहीं कर पाते हैं कि शेप और साइज चेंज करने पे, वॉल्यूम पे या उसकी क्वांटिटी में कोई डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। और इसमें बच्चे केंद्रीकृत रहते हैं, सेंट्रेशन रहता है, मतलब सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं, मतलब उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मतलब अपना हित सर्वोपरि। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। स्टेज जिसका अन्य नाम है मूर्त मूर्त संख्यात्मक अवस्था। मूर्त मतलब वह चीज जो हम देख पा रहे हैं, जो हमारे सामने है, मतलब ऐसा हर वो चीज जिसका कोई निश्चित आकार है ना, वो किसके अंडर आ गया, कंक्रीट, मूर्त। यहाँ पे बच्चों का लॉजिक का नॉलेज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उनमें तर्क शक्ति का ज्ञान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्लासिफिकेशन करना सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ट्रायंगुलर शेप के चीजें हैं, सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, और ये सभी मिक्स हैं, तो बच्चे इनको इनके शेप के अकॉर्डिंग रख देंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये येलो कलर का है, ये येलो कलर का है, और ये येलो कलर का है, तो यदि हम बच्चे को बोले कि आप कलर वाइज क्लासिफिकेशन कीजिए, तो बच्चे कलर वाइज भी क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। ओके, ठीक है, समझ आया। अब उसके बाद बच्चों में और क्या आ जाता है, बच्चों में आ जाता है वस्तुओं का संरक्षण। क्या आ जाता है, वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। फिर उसके बाद रिवर्सिबिलिटी का भी ज्ञान बच्चे लोग में हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी का भी ज्ञान बच्चे लोग में हो जाता है, ठीक है। मतलब अब बच्चे को जो बीकर्स में जो पानी रखे हैं, दो डिफरेंट बीकर्स में, ठीक है, जो सेम क्वांटिटी है, अब उनको नॉलेज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिवर्सिबिलिटी, मतलब पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, ठीक है। फिर कंजर्वेशन भी हो जाता है, ठीक है। फिर चीजों को व्यवस्थित क्रम में रखना, छोटे से बड़ा, है ना, इस क्रम में रखना, ये सब बच्चे को नॉलेज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिसेंट्रेशन हो जाता है, मतलब बच्चे अपने पक्ष के साथ साथ दूसरे के पक्ष को भी समझना शुरू कर देते हैं। समझ आया। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जो है सीसीएस। क्या है, सीसीएस, सी, सी एंड एस। सी फॉर कंजर्वेशन, ओके, कंजर्वेशन स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में। देन उसके बाद बच्चे और क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चे, क्लासिफिकेशन हो जा रहा है। देन उसके बाद सीरिएशन, मतलब बच्चे चीजों को व्यवस्थित बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रख पाते हैं। तो ये जो आपका थर्ड स्टेज हुआ, ठीक है, उस स्टेज में ये तीन चीज डेवलप हो जाता है, जो कि सेकेंड स्टेज में लैग किया हुआ रहता है। सेकेंड स्टेज में खाली हम सिंबॉलिक चीजों का नॉलेज बस एक होता है, जो कि उसका एक प्लस पॉइंट है। और इस स्टेज में आप इंडक्टिव मेथड के बारे में आता है आपको नॉलेज। इंडक्टिव मेथड, जिसको हम लोग इंडक्टिव इंडक्टिव मेथड होता है ना, इंडक्टिव मेथड, ठीक है।
इंडक्टिव मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? आगमनात्मक। ठीक है, हम मैथ्स या साइंस का यदि सीडीपी देखते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो इंडक्टिव है, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या सीखता है? मैंने आ का फर्स्ट लेटर लिया जो है ऊ। क्या है? ऊ। ऊ से मैं क्या लिख लेता हूं? उदाहरण। क्या? उदाहरण। तो मैं क्या करता हूं? पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं और फिर क्या बनाता हूं? रूल बनाता हूं। ठीक है, तो बच्चे उदाहरण से कहाँ जाते हैं? नियम बनाते हैं। ठीक है, मतलब उदाहरण, पहले उदाहरण समझते हैं फिर नियम को समझते हैं। एग्जाम्पल से, है ना, इसको मैं लिख देता हूं पूरा। एग्जाम्पल से रूल को समझते हैं। ओके, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है जो कि होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष होता है। इस स्टेज में हमको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आता है, लॉजिकल थिंकिंग आता है, कॉन्सेप्ट को हम समझने लगते हैं। जैसे 11 वर्ष से छोटा यदि कोई बच्चा है, तो या मान लीजिए जैसे 3 से 5 साल का बच्चा है, तो उसको मृत्यु के बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। वो समझता है कि व्यक्ति बस नहीं है, हमारे सामने नहीं है, मतलब कहीं गया होगा करके। पर अमूर्त मतलब जो चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में भी नॉलेज हमको फोर्थ स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होने लगता है। मतलब हम लोग अमूर्त चिंतन मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं। लॉजिक का भी लॉजिक भी जनरेट हो जाता है, कॉन्सेप्ट को हम लोग समझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग भी हो जाता है। परिकल्पनात्मक निगमन, निगमनात्मक तर्क और डिडक्टिव रीजनिंग। निगमन जैसे हम लोग अभी देखिए थर्ड स्टेज में आगमनात्मक विधि का नॉलेज हो जाता है बच्चों में। तो फोर्थ स्टेज में निगमनात्मक। निगमनात्मक, निगमनात्मक का नी से मैं क्या करता हूं? नी से बनाया नियम। वहां आगमन के अ से उ बनाया था जिसको हमने कहा उदाहरण। याद करने का तरीका है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो नियम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूल। तो हम लोग रूल से कहा जाते हैं एग्जाम्पल में। आप देखेंगे मोस्टली बड़े क्लासेस में पहले हम लोग रूल सीखते हैं फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीन प्याजे के द्वारा दिया गया फोर्थ स्टेज था। तो आशा करता हूं कि जीन जीन प्याजे के थ्योरी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी आप क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जाम में, सीटेट में क्वेश्चन बनाते हैं, या आप जब रिवाइज कर रहे होते हैं, तो आपको किस चीज का ध्यान देना है कि जैसे जीन पियाजे का थ्योरी किस पे निर्धारित था या किस पे डिपेंड करता था? तो संज्ञानात्मक विकास पे। वैसे ही लाइव वाइगोस्की का जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पे निर्भर करता है। किस पे करता है? सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पे। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि किसने किसके बारे में बात किया। तो लाइव वाइगोस्की ने किसके बारे में बात किया? सोशियो कल्चरल अप्रोच। ठीक है, जैसे मैंने कल भी बताया था, मैं अभी बता देता हूं। जैसे जीन प्याजे ना, तो प्याजे ये मानते थे, प्याजे प्याजे क्या मानते थे कि पहले पहले क्या, पहले हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हमारा डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लैंग्वेज जो है गेन कर पाते हैं। ठीक है, ये किसका मानना था? जीन प्याजे का। वहीं पे लाइव क्या मानते हैं? लाइव मानते हैं कि बच्चे में पहले किसका, पहले क्या बच्चा सीखता है? बच्चा पहले लैंग्वेज सीखता है। क्या सीखता है? लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज सीखने के कारण बच्चे में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ देता है कि प्याजे के अनुसार डेवलपमेंट पहले आता है कि लैंग्वेज पहले आता है। लाइव उसके में लैंग्वेज पहले आता है या डेवलपमेंट पहले आता है। ठीक है, तो ले वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, यह एक सामाजिक रचनावादी थे, मतलब सामाजिक रचनावादी थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित
किया। इनका मानना था जो समाज है, जो भी समाज है, समाज ही सृजनात्मकता का जनक होता है। मतलब समाज ही क्रिएटिविटी को का जन्मदाता होता है। ठीक है, यहीं पे लैंग्वेज का मतलब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो सामाजिक सृजनात्मक का इनको जनक माना जाता है, बच्चे द्वारा जो ज्ञान का सृजन किया जाता है। किसके द्वारा? बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। और ये बहुत हद तक सही है, क्योंकि हम जो कुछ भी है, किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उसका जो सोशल सर्कल है वो डिसाइड करता है। यदि मेरा सोशल सर्कल खराब होगा तो मेरा व्यक्तित्व भी खराब होगा, यदि मेरा सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा तो मेरा व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होगा, है ना। जिस स्थान में मैं रहता हूँ वहां जैसे लोग रहेंगे तो मेरे व्यवहार में उसकी झलक दिखेगी। ठीक है, तो ये होता है। तो लाइव के अनुसार किसी भी बच्चे का जो विकास है उनके सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। ठीक है, बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है मतलब सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है, ग्रुप लर्निंग, है ना। इस ग्रुप लर्निंग को जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं तो हम लोग और कहते हैं इसको अन्य नाम क्या देते हैं? पीयर। पीयर मीन्स सेम एज ग्रुप वाले। ठीक है, तो पीयर लर्निंग होता है। तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया मतलब बच्चे जब समाज में जाएंगे ना, जब सोशली इंटरेक्ट करेंगे तभी वो कुछ चीजों को सीखते हैं। मतलब ऐसा है ना कि हम बहुत सारी चीजों को अपने घर में नहीं सीख सकते। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना। स्कूल से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो जैसे हम सीखते हैं या हमारा जो फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे हम कुछ चीजों को सीखते हैं तो वो होता है हमारा परिवार और हमारा आस पड़ोस। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? सेकंड स्टेज हम कह सकते हैं कि जैसे स्कूल हो गया। ठीक है, स्कूल हो गया और जो हमारे फ्रेंड हुए स्कूल के। ठीक है, तो हमारा जो सीखना है लगातार रहता है। तो बच्चे जो भी सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि जीन प्याजे प्याज है। मैंने आपको मिसी रोटी वाला भी दिखाया था, उनका 4 का एलिमेंट जो था। ठीक है, मैंने क्या था, प्याज का एक एक लेयर निकाल दो तो डिसकंटिन्यूअस है, पूरा एक समान नहीं है। ठीक है, तो जीन प्याजे ने कहा था कि विकास एक असतत प्रक्रिया, वहीं पर ले वाइगोस्की का कहना था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव है। मतलब उनका कहना था कि जो भी बच्चे का विकास है वो सोशल प्रोसेस है और वो अटेन किससे होगा? सोशल इंटरेक्शन से होगा। किससे होगा? सोशल इंटरेक्शन से होगा। और जो भी उसके फलस्वरूप जो भी उनको मिलता है उसी से उनका संज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है। ठीक है, बच्चे जो भी सीखते हैं उसका आंतरिककरण करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं। ठीक है, वाइगोस्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण पहलू को हम देखते हैं। लाइक पहला जो पहला पहलू है, जैसे वाइगोस्की ने कहा कि हमारे पास समाज से लेना देना है। तो समाज या उसको हम लोग कहते हैं एस। ठीक है, तो उसी में एस भी वर्ड होता है, एस एक लेटर होता है, सी होता है और एल होता है। इसी को एस सी एल को हम लोग कर देते तो स्कूल कह सकते हैं, स्कूल का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो एस फॉर सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, देन उसके बाद सी फॉर कल्चर, क्या? कल्चर। और एल फॉर लैंग्वेज। ठीक है, इन तीनों के समायोजन से, ठीक है, इन तीनों के समायोजन से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। ऐसा कौन कहता था? ले वाइगोस्की। ये जो है जहां पे सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, जहां पे मेरी फैमिली है, फ्रेंड है, टीचर्स हैं, है ना, नेबर हैं, तो मेरा सबसे इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हो गए कल्चर, वहां के जो रिचुअल्स हो गए, कस्टम, है ना, बिलीफ। फिर उसके बाद लैंग्वेज, जो भी मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इन तीनों चीज के संयोजन से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, ऐसा ले वाइगोस्की का मानना था। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास, जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। मतलब किससे होता है? सोशल इंटरेक्शन से होता है। ऑब्वियस है कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत कम शब्दों को
उसकी जो सीखने की जो दर होती है थोड़ी धीमी होती है। पर जैसे वो बड़ा होता है, जैसे हम देखा कि 2 वर्ष से जब जैसे अधिक होता है तो उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। 2 से 3 वर्ष के बाद उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जैसे समाजीकरण की प्रक्रिया तेज होती है तो बच्चा बहुत सारे लोगों से मिलता है और हर हर व्यक्ति के पास अपने शब्द अपने ज्ञान होते हैं, जिससे वो इंटरेक्ट करता है और बहुत सारी चीजों को वो सीखते जाता है। तो भाषा का विकास किस पे डिपेंड करता है? सामाजिक अंतःक्रिया पे। ठीक है। उनका मानना था कि भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। भाषा क्या है? व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और ज्ञान का सृजन करते हैं। तो लैंग्वेज इज अ टूल विच वी यूज फॉर अ कम्युनिकेशन विच कॉजेज नॉलेज एंड क्रिएटिविटी। ठीक है। मतलब जो भी हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं वो लैंग्वेज से कर रहे हैं और सोशल इंटरेक्शन से कर रहे हैं। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं हम लोग, सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है। यहां से आपका 1 नंबर फिक्स मानिए। ठीक है। तो एक है ZPD। ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। संभावित विकास का क्षेत्र होता है ये। क्या होता है? संभावित विकास का क्षेत्र। फिर एक होता है स्कैफोल्डिंग। ये हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। मतलब एक बच्चे में क्या विकास किस हद तक प्राप्त किया जा सकता है या किस हद तक वो विकास को प्राप्त कर सकता है। ये हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर आता है क्या आपका? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग हम लोग के लिए अन्य नाम है अस्थायी मदद, टेम्परेरी हेल्प। मतलब जैसे मेरे क्लास का कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसको हिंट दे देता हूँ कि देखो ये ऐसा ट्राई करो। तो मैंने हिंट दिया, अस्थायी मदद दिया, पर बच्चे ने उसको सॉल्व कर लिया। तो स्कैफोल्डिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है। ये क्या है? प्रोसेस है। ठीक है। स्कैफोल्डिंग इज अ प्रोसेस। फिर है MKO। ठीक है। MKO। ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर, ये क्या होता है? टेक्निक होता है। क्या होता है? टेक्निक होता है। कैसे? मतलब कोई भी व्यक्ति जो आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब जो चीज आपको सीखना है, ठीक है, उसको सिखाने में जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपसे छोटा हो सकता है आपसे बड़ा हो, है ना, तो वो क्या होता है? MKO होता है। तो MK इज अ टेक्निक और इंडिविजुअल हु हेल्प्स इन द फॉर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग। इन द फॉर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग मतलब MKO जो है कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई तकनीक हो सकता है जिसकी सहायता से, है ना, जिसकी सहायता से हम क्या देते हैं? स्कैफोल्डिंग करते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है? अस्थायी मदद है। ठीक है। ये एक प्रोसेस है, मतलब जो हम कर रहे हैं ये इंडिविजुअल या टेक्निक है, और इन दोनों के संयोजन से, मतलब ये व्यक्ति करता है, मतलब ये व्यक्ति हेल्प करता है, इस तरीके से करता है, तब हम कहाँ आते हैं? ZPD को अटेन कर पाते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे घर में दादा दादी हैं, तो दादा दादी के समय में मोबाइल फोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, नॉर्मली फोन ही नहीं था। ठीक है। और आज के डेट में हमारे घर का जो छोटा छोटा बच्चा है वो यूट्यूब में कार्टून्स, वीडियो, है ना, बहुत सारे गेम्स खेल लेता है। तो हमें अपने दादा दादी को यदि मोबाइल चलाना सिखाना है या मोबाइल के फीचर्स समझाना है, ठीक है, तो हम भले एज में छोटे हैं बट वी हैव मोर नॉलेज देन देम। ठीक है। तो हम लोग क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है। तो हम उनको हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है मेरे को बहुत सारे फीचर्स ना आते हो, ठीक है, तो जो व्यक्ति मेरे को हेल्प कर रहा है वो मोर नॉलेजेबल अदर है। वो इंडिविजुअल हो सकता है, टेक्निक हो सकता है। अब उन्होंने मुझे बताया कि ये बटन दबाना है, ऐसा ऐसा करना है, तो क्या हो गया? स्कैफोल्डिंग, अस्थायी मदद हो गया। अब मैं उस मदद को पाके मैं अपना मोबाइल चलाना सीख गया और बहुत सारे फीचर्स को मैं जान गया, तो ये मेरा हो गया ZPD। ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में अपन एक तो ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है ना, ग्राफ एक फिगर है। ठीक है। ये फिगर क्या बता रहा है कि ये A है, ये ZPD है और ये B है। ठीक है। मतलब ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये क्या है कि मैं अपने कार्य क्षमता या अपने कार्यकुशलता से इस काम को कर सकता हूं। ये मेरा हो गया स्टफ लर्नर्स कैन डू, मतलब ये चीज मैं किसी के हेल्प के बिना कर सकता हूं। ठीक है। ये जो चीज है विदाउट
हेल्प कोई भी कर सकता है ना, विदाउट हेल्प कोई भी इसको कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको ये काम आता होगा, ठीक है। अब स्कैफोल्डिंग से मतलब किसी की सहायता, मतलब इस प्रोसेस से कोई व्यक्ति इस काम को कर पा रहा है, ठीक है, इस काम को कर पा रहा है, तो ये क्या हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, क्या हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब हेल्प मिला तो मैं यहां से यहां तक काम कर लिया, ठीक है, विद द हेल्प ये काम हुआ। तो ये विदाउट हेल्प था, और ये जो था विद द हेल्प था, विद द हेल्प था, ठीक है, विद द हेल्प था। और ये जो है, ये मैं विद द हेल्प भी नहीं कर सकता, ठीक है। दिस स्टफ लर्नर्स कान डू, कान डू इवन विद सपोर्ट, ठीक है। तो जो जेड है, जेड जिसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है, इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विथ और विदाउट सपोर्ट, ठीक है। ये विदाउट सपोर्ट था और ये विथ सपोर्ट था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि मेरा वह संभावित विकास का क्षेत्र है जिसमें कोई लर्नर विद और विदाउट हेल्प जो चीज सीख सकता है, उसका डिफरेंस है। जैसे बचपन में आप लोग साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो क्या आपको चलाना आता था, नहीं, पापा पीछे पकड़ते थे और बोलते थे बेटा तू चला, चलाते चलाते कुछ देर बाद पिताजी छोड़ देते थे। तो वो जो होता था, पिताजी MKO थे, मोर नॉलेजेबल अदर थे, वो आपके पीछे कैरियर को पकड़े हुए थे, आपको सपोर्ट दे रहे थे, है ना। तो वो जो प्रोसेस था सपोर्ट देने का, वो क्या था, वो जो प्रोसेस था वो आपका टेम्परेरी हेल्प था, ठीक है, स्कैफोल्डिंग था। देन उसके बाद जैसे उसको हटाया, मतलब वो हेल्प, टेम्परेरी हेल्प हटा, साइकिल आप अपने आप चलाने सीखे, तो वो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हुआ। तो ले वाइगोस की भी हमने समझ लिया अच्छे से, ये वही है, ठीक है, ये रिपीट हो गया स्लाइड ये देखिए वही एग्जांपल है कि पिताजी साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब भाषा के तीन रूप होते हैं, ठीक है, भाषा के तीन रूप होते हैं, उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। लाइक एक होता है सोशल स्पीच, क्या होता है, सोशल स्पीच, सामाजिक वाक्य, ठीक है। दो से अधिक आयु वाला बच्चा अपने नेबर से, अपने फैमिली से सबसे बात कर सकता है, ठीक है। दुनिया में बात करना जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं सोशल स्पीच, सामाजिक वाक्य, ठीक है, बात कर सक रहे हैं। फिर एक आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच मतलब नहीं मतलब किसी को एक कमरे में बैठा लिया अपने फ्रेंड को और मैं बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट स्पीच नहीं है, ठीक है। तो क्या है, निज वाक्य। जब 3 वर्ष से अधिक का जो उम्र होता है, तो आप लोग देखे होंगे कि बच्चे लोग गेम खेलते हैं, ठीक है, कहीं जाके बैठ जाएंगे और खुद बोल बोल के ना बात करेंगे अकेले में। तो ये क्या होता है, प्राइवेट स्पीच, जब अपने आप से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। ये कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, मतलब हर 2 साल में एक बार आ जाता है, मतलब पिछले बार नहीं आया था तो हो सकता है कि इस बार रिपीट हो जाए। फिर एक होता है साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है, मौन आंतरिक वाक्य। जब बच्चा 7 वर्ष से अधिक आयु का होता है, तो मन में बात करता है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या मुझको ये चीज करना चाहिए, क्या मेरे को ये प्रश्न टीचर से पूछना चाहिए, क्या मैं उससे बात करूं, क्या मैं बोलूंगा तो वो मेरे को क्या बोलेगा, है ना, मेरे को डांटेगा तो नहीं, है ना। तो ये जो चीज हम लोग स्वयं से अपने आंतरिक मन में बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। जेडपीडी हम लोग देख लिए, जेडपीडी एमको स्कैफोल्डिंग देख लिए हम लोग। जेडपीडी क्या है, जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है। MKO है मोर नॉलेजेबल अदर, कोई छोटा या बड़े द्वारा ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग हम लोग कहते हैं टेम्परेरी हेल्प, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्षणिक मदद, या तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद वो काम ना करने लगे, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग इज द प्रोसेस, स्कैफोल्डिंग क्या है, प्रोसेस है, ठीक है।
जैसे हम कोई जब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हम लोग असिस्टिव लर्निंग करते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है कि जैसे टीचर्स एक क्लास में जब पढ़ाता है ना, तो टीचर्स को नॉलेज भले ज़्यादा होता है, बट टीचर्स भी कुछ ना कुछ बच्चों से सीखते रहता है कि मतलब यदि इस तरीके से समझ नहीं आया तो बच्चों को इस तरह से सिखाना है। तो टीचर भी लर्न कर रहा है और स्टूडेंट भी लर्न कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। अब हम आते हैं कोहलबर का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो आप जब भी किसी साइकोलॉजिस्ट का बात करते हैं तो मैंने हमेशा कहा है कि भाई आप ध्यान रखेंगे कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नैतिक विकास, ठीक है। लाइव और जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात करी थी, भाषा की विकास की बात करी थी, पर दोनों के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग थे, ठीक है। एक डिसकंटिन्यूस बोला, एक ने कंटिन्यूस बोला, ठीक है। अब कोहलबर्ग के बारे में आते हैं। तो कोहलबर्ग ने सबसे पहला चीज क्या किया था कि इन्होंने पुरुषों पे जो प्रयोग किया था नैतिक विकास का, ठीक है। मतलब इन्होंने एक जेंडर को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इससे हम लोग इसको और अन्य नाम से जानते हैं, जेंडर बायस्ड थ्योरी, ठीक है। इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया, इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं जेंडर बायस थ्योरी, ठीक है। एक कैरल गिलिगन कोलरबर्ग की ही छात्रा थी। इनका मानना था कि यह थ्योरी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव का ध्यान नहीं रखती, मतलब नारीवादी नैतिकता का सिद्धांत का ध्यान नहीं रखती, ठीक है। अब नैतिकता क्या होता है? नैतिक मतलब नैतिकता से आप क्या समझते हैं? तो नैतिकता मतलब कोई भी चीज जो मेरे को सही और गलत में अंतर करना सिखाता है, वो क्या है? नैतिकता है। क्या है? नैतिकता है। क्या है? नैतिकता। सही और गलत को पहचानना क्या कहलाता है? नैतिकता। नैतिक तर्क, मोरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग उसको कहते हैं मोरल रीजनिंग। कभी कभी कहते हैं ना हम धर्म संकट में फंस गए, है ना, क्या करें क्या ना करें की स्थिति, है ना। तो ये वही चीज है। जैसे नैतिक तर्क होता है तो दुनिया जब भी आप दुनिया में कोई चीज काम कर रहे हो, ठीक है, और आप किसी दुविधा में फंस गए हो, तो दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति, है ना, फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? नैतिक तर्क कहलाता है, मतलब मोरल रीजनिंग कहलाता है, ठीक है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन प्याज के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से इंस्पायर्ड है, ठीक है। इंस्पायर्ड है, कॉपीड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है और प्रत्येक स्तर की दो दो अवस्थाएं होती है। कोहलबर्ग ने बताया कि जो नैतिक विकास है वो स्तर में है और स्तर की भी अवस्थाएं हैं। मतलब इन्होंने कहा कि यदि बच्चे में नैतिक विकास करना है तो नैतिक विकास की एक स्तर हो गई, दो स्तर हो गए, तीन स्तर हो गए, और हर स्तर की दो अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? दो अवस्थाएं, मतलब तीन स्तर और छह अवस्थाएं, जो हम आगे भी देखेंगे। सबसे पहला होता है पूर्व परंपरागत, जिसको हम लोग कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि होता है 4 से 10 साल का होता है, जिसके अंदर दो चरण होते हैं। पहला होता है आज्ञाकारिता और दंड विन्यास, मतलब ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं 4 से 10 साल में बच्चे स्कूल्स में होते हैं, तो यदि वो काम कर रहे हैं जब तक हम उनको टोके नहीं, है ना, या डांटे नहीं, तो बच्चे काम को वही करते रहते हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। यदि मैंने डांटा, है ना, या मारा, मारना नहीं चाहिए बच्चों को, ठीक है, बट कुछ केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो डांटा या मारा तो बच्चा फिर जो काम कर रहा था उस काम को नहीं करता है। तो क्या है? पनिशमेंट के डर से, है ना, ओबीडियंस, कुछ बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं, हम उनको ऐसा कहते हैं तो वैसा करते हैं। तो ये क्या हो गया? आज्ञाकारिता और दंड विन्यास, मतलब जब तक हम नहीं डांट रहे हैं तो बच्चे को लग रहा है मैं सही कर रहा हूं, मैंने डांटा तो बच्चे को समझा कि हाँ मैंने गलती कर रहा था, तो आज्ञाकारिता और दंड विन्यास का सिद्धांत होता है। तो इसमें बच्चे नैतिकता को समझते हैं, ठीक है। अब आता है व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज, है ना, इंडिविजुअलिज्म, टिट फॉर टैट, मतलब बच्चे ऐसा है कि जैसा आप करोगे वैसा मैं करूंगा, ठीक है।
जैसे होता है ना, अ, शराफत की दुनिया में किस्सा खत्म, जैसी दुनिया है वैसे हम वाला जो कि एक किस्सा होता है, लाइक वही यहाँ पे जम रहा है। बच्चे वैसे ही करते हैं, जैसी दुनिया वैसे हम। ठीक है, शराफत की दुनिया का किस्सा खत्म, अब जैसी है दुनिया वैसे हम, टिट फॉर टेट बच्चे वो करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअलिज्म होता है, एक्सचेंज होता है, पर्सनल रिवॉर्ड होता है। ठीक है, मेरा एटीट्यूड इस चीज पे बेस करेगा कि आप मेरे से कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, सेकंड पारंपरिक या कन्वेंशनल लेवल होता है। ठीक है, 10 से 13 साल की आयु होती है, इसके भी 2 चरण होते हैं। ठीक है, जो पहला पहला स्टेज है वो होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास, गुड बॉय नाइस गर्ल, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम किस चीज के लिए काम करते हैं, ऑनेस्टी के लिए, मार्क्स के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए। ठीक है, बच्चे बच्चे ना अच्छा पढ़ाई करने लगते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं कि उनको रिवॉर्ड्स मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेगा। ओके, फिर आता है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मतलब बच्चे कहते हैं कि मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, मतलब हमको लॉ एंड ऑर्डर को मानना है, जैसे यातायात के नियम है उनका पालन करना है, तो वो सब चीज को मानते हैं, मतलब जो भी नियम बने हैं ना, रूल्स आर रूल्स दे कांट बी ब्रोकन, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है तीसरा चरण, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर पारंपरिक, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, है ना। ये उच्चतर आयु सीमा के बच्चे में होता है, 13 एंड अबव। ठीक है, जो पहला जो हम लोग चरण सीखे वो दंड वाला, पनिशमेंट वाला, पनिशमेंट ऑफ ओबीडियंस। आप देखेंगे कि आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ट्रैफिक पुलिस के डर से हेलमेट लगाते हैं। ठीक है, तो पनिशमेंट 2,000 रुपये कौन भरे, सीट बेल्ट लगाना पसंद नहीं करते, और पुलिस फाइन कर देगी तो हम लोग लगा रहे हैं। तो हमारा जो नैतिक विकास का अवस्था है, भले वो हम वहां पे पढ़े हैं भाई 4 साल से ऊपर वाले का होता है। ठीक है, तो हो सकता है 56-60 साल के व्यक्ति का भी नैतिक विकास का जो स्टेज है वो हो। ठीक है, इसके 2 चरण है, पहला है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल्स राइट्स, मतलब इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे क्या कहते हैं कि मेरे खुद के भी कुछ राइट्स हैं, मतलब ओके रूल्स आर रूल्स, बट इंडिविजुअल राइट्स भी नाम की कोई चीज होती है। तो इस समय बच्चे लोग आंदोलनकारी हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारी आजकल मूवीज बन रही है जहाँ बच्चे अपने बेसिक राइट्स के लिए, बेसिक अम्यूनिटीज जो उनको चाहिए उसके लिए इंडिविजुअल राइट्स की बात कहते हैं। ठीक है, जैसे उनके पास ड्रिंकिंग वाटर की, मतलब ड्रिंकिंग वाटर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना, तो वो उसके लिए मांग करते हैं। उनका ये कहना है कि हम डीएम से या किसी भी संबद्ध अधिकारी से इस मांग को कर सकते हैं, भले ऐसा उनको लगे कि हमारा जो मांगने का तरीका है वो जायज या उचित ना हो, पर हमारे भी तो राइट्स हैं। ठीक है, तो इस केस में आप इंडिविजुअल राइट्स को इंडिविजुअल राइट्स को रूल्स के ऊपर रखते हैं। ठीक है, जो थर्ड अपन स्टेज देख रहे हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था, उसका लास्ट ये है अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं सैद्धांतिक अंतः चेतना या सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। तो इनके सिद्धांतों को हम मानने लगते हैं, इनको हम लोग आत्मसात करते हैं, और इसके बिहाफ पे, इसी के बेसिस पे हम अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हिंज डायलेमा। ठीक है, इनकी पत्नी बीमार थी और ये गरीब थे, जो हिंज थे गरीब थे, तो इनको जो दवा लेना था उस दवा का बहुत अधिक दाम बताया गया। ठीक है, इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, दुकानदार ने दवा देने से मना कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इनको इनके पास 2 रास्ते थे, है ना, एक था राइट और एक था रॉन्ग। अब एक बीच का रास्ता होता है, ठीक है, राइट और रॉन्ग के बीच में। राइट ये था कि चोरी नहीं करना चाहिए, है ना,
चोरी नहीं करना चाहिए। पर यदि ये चोरी नहीं करते तो वाइफ नहीं रहती, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, सब सहायता मांग लिए, कोई इनको देने को नहीं दिया। और यदि चोरी करूंगा तो वाइफ बच जाएगी, बशर्ते चोरी करना गलत बात है, पर वाइफ बच जाएगी। तो इन्होंने चोरी किया, वाइफ को बचा लिया। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने सही किया, कुछ लोग कहते हैं गलत किया। पर किसी व्यक्ति को बचाना है तो बचाया जा सकता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं चोरी को बढ़ावा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास का बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। इसके 3 बिंदु हैं, ठीक है। लाइक नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, सारे कल्चर्स पे ये वैलिड नहीं होता। ऑब्वियस बात है, सारे कल्चर्स में वैलिड नहीं होगा। कैसे? आ, आप देखे होंगे कि हमारे समाज में जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो तब हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। पर वहीं विदेशों में देखा जाए तो काले कलर के कपड़े पहने जाते हैं। तो हर जगह चीज़ें बदलती हैं। मतलब जो इंग्लैंड का कल्चर हो सकता है उसमें हो सकता है ये मोरल्स की मायने बदल जाए, हमारे यहाँ मोरल्स के मायने बदल जाए। तो नॉट एप्लीकेबल्स इन ऑल कल्चर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आते हैं, ठीक है, मेरे से कहा जा रहा है कि यदि आप कोई बड़े अधिकारी बन गए तो आप क्या करेंगे, है ना। तो मैं बोलूंगा कि मैं किसी स्थिति में घूस नहीं लूंगा, है ना, ब्राइब्स को मैं बढ़ावा नहीं करूंगा, ठीक है। बट अब कोई नेता आ गया, बोले तेरे को तो करना ही है, ठीक है, और मेरे पास 2 ऑप्शन है, जॉब क्विट करने का या उसकी उनकी बात को मानने का। अब ऐसा हो रहा है कि जॉब मैं क्विट नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ और सर्कमस्टेंसेस है, मैं वो कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा बट मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी अराइज हो जाते हैं। और एक बायस सैंपल्स, हमने इस पूरे एग्जाम्पल्स में किसको लिया? पुरुषों को लिया, महिलाओं को इग्नोर किया, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। पर आज हमने जीन प्याजे में एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, जो कंजर्वेशन वाला था। जब छोटे बच्चे को आप 1 रुपए के 10 सिक्के दें और 10 का एक सिक्का दें तो उसको ऐसा लगता है कि एक के जो 10 सिक्के हैं वो ज्यादा हैं, बल्कि 10 का एक सिक्का उनको कम लगता है। या एक के 5 सिक्का दें और 10 का एक सिक्का दें तो उसको तब भी लगेगा कि जो एक के 5 सिक्का है ना वो ज्यादा है और 10 का जो एक सिक्का है वो कम है। मतलब उनको वैल्यूज का नॉलेज, मतलब उसकी मोनेटाइजेशन का वैल्यू नहीं मालूम होता है। तो बच्चे को ऐसा लगता है, तो वो उनका कंजर्वेशन वीक होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास आपका 7 से 8 नंबर सीटेट एग्जाम में कंफर्म करेगा। तो इसको देखिए, अपने डाउट्स को कमेंट्स में डालिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।